अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के एक बहुत अच्छे शायर हैं वैसे तो, हमजा याकूब। लेकिन आज की नशिस्त में हम शायरी से हटकर बात करेंगे। और क्योंकि ये पिछले 3 साल से हंगरी में हैं और वहाँ पे BA ऑनर्स कर रहे हैं साइकोलॉजी में। तो और वहाँ पे ये स्कॉलरशिप पे आए हुए हैं और फुली फंडेड स्कॉलरशिप थी इनकी। तो आज जो है वो हम इनसे बात करेंगे स्कॉलरशिप के हवाले से कि स्कॉलरशिप्स कैसे अप्लाई की जा सकती हैं, किस किस तरह की होती हैं, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और क्या पाथवे है अगर पाकिस्तान में किसी बंदे ने एमफिल किया हुआ है। स्पेसिफिकली हम कोशिश करेंगे कि एमफिल के हवाले से जो है वो स्कॉलरशिप पे बात करें। तो जो लोग पाकिस्तान में एमफिल कर चुके हैं और वो PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए मुकम्मल पाथवे क्या होगा, तो हम जीरो से स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे और फिर उसके हवाले से बात करेंगे। जी बहुत शुक्रिया जिया भाई। यूरोप में PhD के लिए स्कॉलरशिप्स आती हैं और बहुत ज़्यादा आती हैं। इसका जो प्रोसेस होता है वो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। लेकिन अगर एक जनरल वेबसाइट जो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो निस्बतन आसान है मुझे लगता है वहाँ से स्कॉलरशिप हासिल करना, क्योंकि PhD जो है वो यूरोप के काफ़ी सारे कंट्रीज में जॉब कंसीडर होती है। आपको स्टडी वीज़ा नहीं मिलता, वर्क परमिट मिलता है। जैसे ऑस्ट्रिया हो गया, गालबन नेदरलैंड में भी ये वर्क वीज़ा होता है, स्टडी वीज़ा नहीं होता। तो एक वेबसाइट है यूरेक्सस, EURAXESS, ये नीचे मेंशन कर दीजिए। तो यूरेक्सस पे आप जाएं और वहाँ पे आप फिल्टर सिलेक्ट करें PhD के लिए, जॉब के लिए, अपनी फील्ड के हवाले से। तो यूरोप में जो स्कॉलरशिप्स अनाउंस होती हैं उस वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स आपको मिलती हैं। ये एक समझे जनरल प्लेटफॉर्म है आपके पास पूरे यूरोप के लिए। आप इसमें कंट्री भी स्पेसिफिक कर सकते हैं, फील्ड भी स्पेसिफिक कर सकते हैं। इवन अगर आपने PhD की हुई या पोस्ट डॉक के लिए आना चाहते हैं या आपका रिसर्च का एक्सपीरियंस है तो वहाँ पे फर्स्ट स्टेज रिसर्चर, सेकंड स्टेज रिसर्चर कैटेगरीज बनी हुई हैं। इसमें सिंपल ये होता है कि यानी आपने जॉब का डिस्क्रिप्शन पढ़ना है। समटाइम्स ये होता है कि सुपरवाइजर का ईमेल दिया होता है, उसने कहा होता है कि एक कवर लेटर बनाए, एक CV, रिसर्च प्रपोजल और अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो लगा के मेल में मुझे भेज दें। एक प्रोसेस ये है, क्योंकि वो जब वर्क परमिट के लिए है तो वो उसके पास फंड्स होते हैं, वो यानी यूनिवर्सिटी या वो जो लैब है वो आपको डायरेक्ट हायर कर लेती है। अच्छा, इसको थोड़ा आसान करके और स्क्रैच से समझाया। मैं समझे एक स्टूडेंट हूँ, मैंने एमफिल किया हुआ है पाकिस्तान से, ठीक है, और एमफिल में रिसर्च भी होती है तो मैंने रिसर्च भी बेसिक की हुई है, ठीक है। तो अब मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ किसी कंट्री में, किसी यूरोपियन कंट्री में, तो सबसे पहले मुझे क्या चीज सर्च करनी चाहिए? मुझे अपना कोर्स देखना चाहिए यूरोप में स्पेसिफाई करूंगा यूरोप में, क्योंकि मेरे नजदीक अगर किसी ने पाकिस्तान से आना है तो वो यूरोप में है, वो ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू गल्फ कंट्रीज के या चाइना के या कजाकिस्तान, ये छोटे मोटे जो कंट्रीज हैं वहां छोड़ के यूरोप में, और यूरोप की जो बेहतर कंट्रीज हैं, ठीक है, नेदरलैंड्स है, जर्मनी है, या ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, ठीक है। तो किसी अच्छे कंट्री में आप आए, जो छोटे मोटे यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां पहले बहुत रश बढ़ चुका है और कंपटीशन बहुत है, तो वहां पे मतलब आप कोशिश करेंगे अवॉइड करें। तो मुझे अब आप बताएं कि मैं सबसे पहले मैंने क्या सर्च करना है। मैं कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे बैठ गया, अब मैं क्या सर्च करूं? लैपटॉप पे आप बैठ गए, सबसे पहले आपने अपना माइंड मैप बनाना है अपने माइंड में कि आप खुद क्या करना चाहते हैं PhD के हवाले से। सही। आपने PhD की डिग्री करनी है, आपकी कोई स्पेसिफिक रिसर्च में इंटरेस्ट है, जैसे आपने एमफिल में रिसर्च की हुई है, सही, तो आप उस डायरेक्शन में कंटिन्यू करना चाहते हैं, किसी और डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, पहले आपने ये अपने माइंड में क्लियर करना है। सही। उसके बाद आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। जैसे मैंने एक वेबसाइट बताई यूरेक्सस, एक और वेबसाइट है findaphd.com, ठीक है। इस तरह इन वेबसाइट से हमें क्या गाइडेंस मिलेगी? इस पे आपने जाके सर्च करना है कि PhD के जो एडमिशन हैं किस किस यूनिवर्सिटी में सीट्स मौजूद हैं, और वहाँ पे बाकायदा प्रोजेक्ट की डिटेल भी दी हुई होती है। अच्छा। तो जैसे आपने एमफिल में सपोज करें टॉपिक पे रिसर्च की हुई है, आप इस वेबसाइट पे उस टॉपिक से रिलेटेड कीवर्ड्स लिखें, सही, वो आपको शो कर देगा कि इससे रिलेटेड PhD के प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ ओपन है, ठीक है। आपके पास एक डायरेक्शन आ गई। अच्छा, सपोज करें आप उस रिसर्च को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, PhD में शिफ्ट होना चाहते हैं, या आपका रिसर्च का एक्सपीरियंस नहीं है, उस सूरत में आपने ये करना है कि जो रेलिवेंट सॉफ्टवेयर हैं या जो स्किल्स उस प्रोजेक्ट में मांगी हुई हैं
आपने उन्हें साथ लर्न करना है। सही। उसके बाद आपने एक अच्छी सी सीवी बनानी है, शॉर्ट सिंपल, बिल्कुल कोई वो टेम्पलेट नहीं यूज करना, सिंपल एक वर्ड की फाइल खोलें, सीवी बनाएं। अच्छा, ये भी जरा थोड़ा करते हैं एक्सप्लेन कि हमारे यहाँ की बहुत सारी वेबसाइट्स भी हैं जो कि पेड भी होती हैं और वो कहते हैं जी इस तरह की सीवी, ये यूरोपियन टेम्पलेट है, ये फॉर्मेट है। तो सीवी जो है मतलब एक सिंपल सी सीवी भी कंसिडर सीवी ही होती है या कोई शशके वाली सीवी जो है बनाना जरूरी है? देखें, जितना टू द पॉइंट सीवी होगी उतना वो यानी कह ले, क्योंकि प्रोफेसर के पास या रिव्यू कमेटी वाले भी एक सीवी पे इतने ज्यादा देर नहीं लगाते, वो एक नजर देखते उन्हें समझ आ जाती है। हमारे यहाँ जो ये शशके वाली सीरीज का ट्रेंड है, इसमें गैर जरूरी इंफॉर्मेशन बहुत सारी होती है। हाँ, अगर प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपके पास ज्यादा स्किल है जरूर शशके वाली बनाए, सिंपल, वरना डॉक्यूमेंट की एक फाइल हो, ऊपर आपका नाम हो, नीचे 2 लाइनों में इंट्रोडक्शन के हमजा याकूब, रिसर्च स्कॉलर इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड, लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज फॉर दिस एंड दैट। वैसे यूरोप के लिए यूरोपास का एक टेम्पलेट है, फ्री है बिल्कुल। उसमें ये होता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स में उन्होंने स्पेसिफाई किया होता है कि आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो ये टेम्पलेट यूज करें। अगर यूनिवर्सिटी ने या उस प्रोजेक्ट ने स्पेसिफाई कर दिया तो वो टेम्पलेट यूज कर ले, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। टू द पॉइंट मतलब रखें। और सीवी में मैट्रिक और एफएससी को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बैचलर्स और मास्टर्स मेंशन करें। उसमें जो आपने रिसर्च की है, जो आपने सॉफ्टवेयर यूज किए हैं, या जो आपने लैब में कुछ सीखा है, और जो आपकी स्किल्स हैं वो मेंशन कर दें। बस टू द पॉइंट और शॉर्ट सीवी होनी चाहिए। प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो उन्हें स्किल्स चाहिए वो तो मेरा ख्याल है काफी है। ये एक ट्रैक है। दूसरा ट्रैक है यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना। बहुत सी जो यूनिवर्सिटीज हैं यूरोप में फुली फंडेड स्कॉलरशिप अनाउंस करते हैं पीएचडी के लिए। जैसे इटली की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इटली में हर साल पीएचडी के एडमिशन ओपन होते हैं और वो फंडेड होते हैं। वो पर मंथ जो है वो 1200-1400 यूरो देते हैं और लगभग। तो उसमें सिंपल ये होता है कि यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आपने जाना है, अपना अकाउंट यानी आपने सर्च करना है यानी यूनिवर्सिटीज इन इटली लेट्स से। उसके बाद आपने उनके पेज पे जाना है, या उसका आपने यानी यूनिवर्सिटीज के नाम लिख लेने, एक लिस्ट बना लें। उसके बाद गूगल पे लिखें जी सियाना यूनिवर्सिटी पीएचडी, आगे अपने सब्जेक्ट का नाम। अब वो गूगल पे आएगा, आपने यूनिवर्सिटी की ओपन करनी है, उनकी आपने रिक्वायरमेंट पढ़नी है कि क्या क्या मांगा है। अमूमन यही होता है कि बैचलर्स और मास्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट हो, इंग्लिश से रिलेटेड कोई एग्जाम दिया हो तो अच्छा है, नहीं दिया तो जहाँ से बैचलर्स या मास्टर्स जो आपकी टर्मिनल डिग्री है वहाँ से सर्टिफिकेट बनवा लें कि इंग्लिश मीडियम में इसने ये किया हुआ है, प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनवा लें और उनकी रिक्वायरमेंट पढ़ लें। तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। सिंपल सा एक प्रोसेस होता है कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपने अकाउंट बनाना होता है, उसमें अपना प्रोफाइल बनाते हैं, आप अपना डेटा एंटर करते हैं, वो जो आपका कोर्स है पीएचडी का प्रोग्राम आपने सिलेक्ट करना है, उससे रिलेटेड रिसर्च प्रपोजल और ये चीजें आपने ऐड करनी है, सबमिट कर देना है। जो सुपरवाइजर की एक्सेप्टेंस की बात है ना, वो ज्यादातर वहाँ इन्वॉल्व होती है जहाँ पे कह लें जी चाइना वगैरह में ज्यादा ट्रेंड है इसका। लेकिन सुपरवाइजर का ये है कि जैसे पहले ट्रैक की जब हमने बात की कि सुपरवाइजर के पास फंडिंग है, लैब आपको डायरेक्ट हायर करना चाहती है, आप रिसर्च लैब में कर रहे हैं और लैब किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होती है तो कोर्स वगैरह यूनिवर्सिटी के थ्रू हो गया, रिसर्च लैब में हो गई, डिग्री भी मिल गई और आपने जॉब कर ली एक तरह से। तो इसमें ये होता है कि फिर डायरेक्ट सुपरवाइजर से आपका कांटेक्ट होता है, वो आपका इंटरव्यू लेता है और वो जो है वो एक तरह से कंफर्म हो जाता है। उसमें अप्लाई आप करते हैं यूनिवर्सिटी में फॉर्मली भी, लेकिन वो जो सिलेक्शन कमेटी होती है कहना, उसमें प्रोफेसर का कोटा होता है स्टूडेंट रखने का कि मैंने स्टूडेंट को रख लिया है, ये मैच करता है सारे डॉक्यूमेंट्स तो इसे एडमिशन दे दे। तो वो एक ट्रैक अलग है। तो ये भी एक मिथ है कि हमेशा आपको सुपरवाइजर से एक्सेप्टेंस चाहिए। इस ट्रैक की सूरत में लाजमी चाहिए, जाहिर है वो है ही इसी पे बेस। लेकिन जो दूसरा, जैसे मैंने इटली वाली मिसाल दी कि आप यूनिवर्सिटी सर्च करें, पोर्टल पे अकाउंट बनाएं, एप्लीकेशन सबमिट कर दें। अब जाहिर है एप्लीकेशन की फीस होती है 20 यूरो, 30 यूरो, 50 यूरो, ये आपको देनी पड़ती है, नॉन रिफंडेबल होती है। लेकिन इसका एक फायदा भी होता है। फायदा ये होता है कि जहाँ यूनिवर्सिटी में फीस होती है एप्लीकेशन की, ऑटोमेटिकली मुकाबला कम होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग फिर अप्लाई नहीं करते कि पैसे हैं, कोई नहीं, फ्री हो तो हर बंदा अप्लाई कर रहा होता है। और दूसरा, जैसे हंगरी में मैंने बैचलर्स किया है तो वहां पे एक स्कॉलरशिप आती है स्टिपेंडियम हंगेरिकम। उसमें यह होता है कि आपने एचईसी और
जो हंगेरियन स्टडी का पोर्टल है, दोनों पे आपने अकाउंट बनाना होता है। ये आप गूगल पे अगर लिखे ना HEC स्टिपेंडियम हंगेरिकम, HEC का पोर्टल पे सबका अकाउंट होता है, क्योंकि अगर आपने बैचलर्स मास्टर्स पाकिस्तान से किया, डिग्रियां टेस्ट करानी पड़ती हैं आजकल, तो वो डिग्री टेस्ट कराने के लिए जो आपने पोर्टल पे अकाउंट बना के डेटा दिया होगा ना, वही पोर्टल यूज होना है। सिर्फ उसमें आपने हंगेरियन स्कॉलरशिप का एक सेक्शन बना हुआ है, उस पे आपने क्लिक करना है, वहाँ बताना है मैं इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा हूँ, ये मेरी फील्ड है, PhD के लिए करना चाह रहा हूँ। तो HEC आपसे हैट का टेस्ट लेता है। पाकिस्तान में भी अब अगर आप PhD करना चाहें तो हैट आपको देना पड़ता है, या आप हैट दें या डिपार्टमेंटल टेस्ट दें, आपकी मर्जी होती है। तो हैट दे लें, उसके स्कोर की बेस पे HEC मेरिट बनाता है, और HEC हंगेरियन गवर्नमेंट को आपके नाम भेज देता है कि ये बच्चे पाकिस्तान से जिनका एग्रीगेट अच्छा है, इन्हें एडमिशन दे दें। उसमें यह है कि फिर वही यूनिवर्सिटी के पास आपकी डिटेल जाती है, यूनिवर्सिटी भी आपका एक फॉर्मल इंटरव्यू करती है। अगर यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देती है और आप यहाँ पे फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे आ जाते हैं। ये बैचलर्स के बारे में बता रहे हैं? ये बैचलर्स में भी यही है, मास्टर्स में भी, PhD में भी यही है। ठीक हो। तो वो जब आपने PhD के 2 ट्रैक्स बताए, तो दूसरा ट्रैक जो आपने बताया, क्योंकि नॉर्मली लोग क्योंकि वो निस्बतन आसान लग रहा है कि आपने सिंपली अपने आप से आपने एक वेबसाइट पे जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अकाउंट बनाना है, वहाँ पे आपने अपना प्रोफाइल बना के अपने डॉक्यूमेंट्स पर अपलोड कर देने हैं, और अल्टीमेटली उनकी तरफ से आपको रिस्पॉन्ड आएगा। अगर रिस्पॉन्स उनकी तरफ से आपको आया, लेट्स सपोज आप सिलेक्ट हो गए, तो उस सूरत में सुपरवाइजर जो है वो आपको यूनिवर्सिटी अलॉट करेगी, या उसके बाद फिर सुपरवाइजर आपने खुद जी, उसमें यह है कि वो सुपरवाइजर जो यूनिवर्सिटी की तरफ से भी अलॉट हो सकता है, या अगर आपने खुद उसकी फैकल्टी का वो पेज विजिट किया हुआ है, जब इनिशियली आपको कंफर्मेशन आएगी, ज़ाहिर है पहले इंटरव्यू होगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा, तो फिर उस सूरत में यह है कि फैकल्टी का पेज विजिट करके आप खुद भी रब्ता कर सकते हैं, वरना यूनिवर्सिटी भी आपको असाइन कर देती है। ये अगेन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफर करता है। जैसे ऑस्ट्रिया में एक यूनिवर्सिटी है, आजकल एडमिशन ओपन है PhD वाले जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ISTA के नाम से, और उसमें कोई एप्लीकेशन फीस भी नहीं है, ठीक है, और वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। उसमें उनका तरीकाकार ये है कि ऐसे ही पोर्टल पे अकाउंट बनाएं, डॉक्यूमेंट अपलोड करके सबमिट कर दें, ठीक है। जब आपका एडमिशन हो जाएगा, आप ऑस्ट्रिया आ जाएंगे, जितने वहाँ रिसर्च ग्रुप है उनमें से कोई से 4 रिसर्च ग्रुप्स में आप 3-3 महीने लगाएंगे। जहां आपका दिल मान गया, मुतमईन हो गया, इंटरेस्टेड लगा, आपने वो सुपरवाइजर चूज करना, उसका काम कर लेना। तो ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफर करता है। इसमें ये है कि प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए, मतलब पहले तो एकेडमिक जो यानी नंबर है, परसेंटेज स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इन केस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर आप अपना प्रोफाइल कंपनसेट करें, मतलब रिसर्च पेपर लिखें, ठीक है, रिसर्च पेपर होने चाहिए। और इसके अलावा रेलिवेंट जो सॉफ्टवेयर हैं रिसर्च के हवाले से, यानी अगर कोई बंदा न्यूरोलॉजी में अप्लाई कर रहा है तो उसे न्यूरो इमेजिंग आनी चाहिए, ठीक है। अगर आप यानी साइकोलॉजी से रिलेटेड प्रोग्राम में अप्लाई करें तो स्टैट आनी चाहिए अच्छे से, या कोई भी ऐसी फील्ड जिसमें रिसर्च में आपने डेटा कलेक्ट करना है पब्लिक से और उसे एनालाइज करना है, तो जैसे SPSS है, JASP है, ये सॉफ्टवेयर आने चाहिए। और आपको रिसर्च से रिलेटेड थीसिस लिखने में, पेपर लिखने में, जैसे साइटेशन वाले सॉफ्टवेयर हैं, जोटेरो हो गया, ये आपको आने चाहिए। और इसके अलावा आपकी जो टाइपिंग है वो अच्छी होनी चाहिए, आपको इंटरनेट अच्छे से यूज करना आना चाहिए, रेलिवेंट आपने पेपर कैसे ढूंढने हैं चीज़ों, और प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। जैसे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, कैनवा है, प्रेजी है, ये आपको आने चाहिए, क्योंकि जब आपका इंटरव्यू होगा PhD का, मोस्ट प्रोबेबली 10-15 मिनट का, बाज़ होगा आधे घंटे का भी हो जाता है। उसमें ये होता है, वो आपको कहते हैं कि अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, अपने बारे में बताएं, जो आपने बैचलर्स में काम किया, मास्टर्स में काम किया। तो वो ये है कि एक अच्छी सी आप प्रेजी पे एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं कैनवा वगैरह पे, तो स्क्रीन शेयर करके आप साथ जो है वो बताते हैं अपने बारे में। उसमें आपने जैसे पोस्टर में समराइज होता है ना रिसर्च, कैसे छोटा से वो आप स्लाइड पे चीजें समराइज कर दें कि बैचलर्स मैंने यहाँ से किया, ये मेरा रिसर्च टॉपिक था, ये मैंने इसमें स्किल्स यूज की, ये मेरा रिजल्ट था, ये यानी एक पूरा आप उसे क्लोज कर दें। तो ये कुछ स्किल्स हैं, यानी अपने अपने प्रोफाइल को अच्छा कैसे बनाना है ताकि आप स्टूड आउट करें, क्योंकि डेफिनेटली पूरी दुनिया से लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, कंपटीशन होता है। लेकिन ये आसान है, जैसे आपने कहा कि इसमें आप प्रोफेसर पे डिपेंडेंट नहीं होते, सुपरवाइजर पे आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के थ्रू एलोकेट हो रहे होते हैं।
ठीक हो गया। अच्छा, ये जब ये आपने बताया कि जो रिसर्च के एनालिसिस के सॉफ्टवेयर या टूल्स हैं, जी तो इनको भी पहले हम सीवी की बात कर रहे थे, तो सीवी में ये चीजें भी मेंशन जी करें डेफिनेटली कि हम ये सॉफ्टवेयर में मैंने काम किया हुआ जी है और इसका मुझे एक्सपीरियंस है, जो भी मतलब वो जी भी एक अच्छा इम्प्रेशन। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही। बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं पीएचडी के प्रोजेक्ट्स की, तो उसमें उन्होंने बताया होता है कि यानी डिस्क्रिप्शन दिया होता है कि हमें जो बंदा चाहिए वो एक्सपीरियंस हो, उसे लैब में काम करने का, डेटा के साथ काम करने का, सही। एक्सेल की अच्छी स्किल्स आनी चाहिए डेटा के साथ प्ले करने के लिए, और एसपीएसएस जैसे हमारे साइकोलॉजी हमने बहुत यूज किया, सही। जैस स्टैट रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो इसका हल ये एक है, एक तो यूट्यूब से सीखा जा सकता है, दूसरा ये है कि कोर्सेरा एक प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान में, जो स्टूडेंट्स इस वक्त यूनिवर्सिटीज में इनरोल्ड हैं वो एचईसी के थ्रू इसके लॉगिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा। एचईसी उन्हें फ्री में लॉगिन देगा, वो ऑनलाइन कोर्स करेंगे और उसके बाद उन्हें यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट मिलेंगे। सही। अमेरिका की यानी आप एमआईटी, ठीक है, हार्वर्ड, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज ने वहाँ पे कोर्सेज अपलोड किए हुए हैं। आप सही। स्किल भी सीखेंगे, लॉगिन किस चीज सर्टिफाइड भी का होंगे। बता दें दोबारा, ताकि हम क्योंकि स्क्रीन पे भी ये शेयर कर एक जी कोर्सेरा एक वेबसाइट है। दें। कोर्सेरा। अगर आप इस पे जनरली खुद से सीखना चाहें तो आपको परचेज करना पड़ता है, ठीक ठीक है, पर कोर्स भी इनका होता है, पर ईयर भी होता है, पर मंथ भी होता है चार्जेस। लेकिन पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एचईसी की स्कीम ये है कि अगर आप एचईसी मतलब अनाउंस करती है 6 महीने बाद, और एक लिमिटेड नंबर में वो स्टूडेंट्स को फ्री में लॉगिन देते हैं, सही। यानी वो जो ईयरली चार्जेस है वो एचईसी पे कर रहा होता है। उसका कोई मेरिट या क्राइटेरिया है? यूनिवर्सिटी में इनरोल होना चाहिए ठीक बस हो। आपने। हर यूनिवर्सिटी में एक उन्होंने मेरा ख्याल है फोकल पर्सन बनाया हुआ है जिससे आपकी डिटेल वेरीफाई होती है कि बच्चा पढ़ रहा है यहाँ, सही, सही। तो उस पे आप अप्लाई करें, वो लॉगिन जो आपको मिल जाएगा। उसके सही। बाद आप स्किल सीखें, सर्टिफिकेट आएगा, वो आप अपनी सीवी में भी ऐड कर सकते हैं, सही। और नीचे उसका लिंक लगाएंगे, जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे बाकायदा सर्टिफिकेट ओपन हो जाएगा सही। कि इस स्टूडेंट ने यहाँ से किया हुआ है। जैसे मैंने ये आईएसटी, ये जो ऑस्ट्रिया की यूनिवर्सिटी की बात कर रहा था, पीएचडी के लिए पिछले साल अप्लाई किया था, तो मेरिट जो है वो 9 नंबर पे रुका था, मेरे 7.5 नंबर से मेरा एडमिशन नहीं हुआ था। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि मैंने कहाँ लैग कर रहा हूँ, तो मैंने देखा कि मैंने जिस कोर्स में अप्लाई किया था वो न्यूरो साइकोलॉजी से रिलेटेड था। साइकोलॉजी तो मेरी अच्छी है लेकिन न्यूरोलॉजी का मुझे नहीं पता था, तो फिर मैंने कोर्सेरा के थ्रू न्यूरोलॉजी और न्यूरो इमेजिंग में स्पेशलाइजेशन की जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से, और ऑनलाइन, और मैंने अपना सीजीपीए इम्प्रूव किया, यूनिवर्सिटी की तरफ से सर्टिफिकेट लिया कि मैंने एक्सीलेंस परफॉर्मेंस शो की है। तो अब मैंने इस साल दोबारा उस पर अप्लाई करना है। तो इस तरह अपने प्रोफाइल को अच्छा करना चाहिए, स्किल सीखनी चाहिए। तो एचईसी का वो लाजमी यानी आप कोर्सेरा को यूटिलाइज करें जो यूनिवर्सिटीज में इनरोल्ड है। जो नहीं है और वो पे भी नहीं करना चाहते पर मंथ या ईयरली, उनके लिए ये है कि फ्री में तो यूट्यूब से आप सीख सकते हैं। दूसरा, कोर्सेरा आपको एक ऑप्शन देता है ऑडिट द कोर्स। इसका मतलब ये है कि आप कोर्स फ्री में कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। स्किल आपके पास होनी चाहिए, सर्टिफिकेट हो ना हो, जाहिर है हो तो मैटर करता है, लेकिन ना हो तो स्किल होनी चाहिए। आखिरी उसका जुगाड़ या आखिरी एक हल ये है कि कोर्सेरा पे आप अप्लाई कर सकते हैं फाइनेंशियल एड के लिए। पहले ये था कि वो बिल्कुल ही फ्री कर देते थे, यानी आपने अप्लाई किया, कहा कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, फ्री में आपको वो अपॉर्चुनिटी देते थे। अब जो है उन्होंने वो 90%, 95% वो ऑफ कर देते हैं, 5%, 10% वो चार्ज करते हैं, मिनिमल चार्जेस होते हैं, 5 यूरो 10 यूरो मैक्सिमम। लेकिन उसका क्योंकि उसकी वजह ये थी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर देते थे, जब वो अप्रूव हो जाता था तो कोर्स मुकम्मल नहीं करते थे। तो अब उन्होंने इसका लिए निकाला कि अब जो फ्री वाला सिस्टम था वो बंद कर दिया है, लेकिन मिनिमल चार्जेस है। मुझे लगता है कि जॉन्स हॉपकिंस, हार्वर्ड, एमआईटी, इस लेवल की यूनिवर्सिटी से अगर आप एजुकेशन हासिल कर रहे हैं तो $5, $10 कुछ भी नहीं है, वो पे कर देने चाहिए। सही, ठीक हो गया। तो जो एक बड़ी मिथ जो मैंने अपने कुलीग से सुनी हुई थी, दोस्तों से, कि सुपरवाइजर जो है उसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई नहीं किया हुआ, तो मुझे इसलिए उसका जो ट्रैक है वो नहीं मालूम, तो इसलिए मैंने आपसे, आपका एक्सपीरियंस है इस हवाले से। तो जो सुपरवाइजर है वो ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्टली उसको अप्रोच करें, क्योंकि अगर आप यूनिवर्सिटी के थ्रू उसको करेंगे तो फिर वो सुपरवाइजर ऑटोमेटिकली या तो यूनिवर्सिटी आपको एलोकेट कर देगी या फिर यूनिवर्सिटी आपको बता देगी कि आप
क्या तरीका का, या आप यूनिवर्सिटी से जी। भी मेल करके पूछ सकते हैं जी, कि मेरा कोऑर्डिनेटर से। हाँ ठीक हो गया, सही। जी तो लेकिन अगर आप डायरेक्टली जो अपनी यूरेक्सिस बताया था वहां जी, जाकर आप एक्सेस पे देख लें जी। तो वहां पे आप सुपरवाइजर भी आपको मिल जाते हैं जी, और उन सुपरवाइजर से आप राब्ता उनका करके ईमेल भी मिल जाता है, सारी डिटेल, सही। findaphd.com भी है। हम्म, ये मिथ है, यानी अगर है आपके पास सुपरवाइजर, वेल एंड गुड, यानी एक बंदा ऑलरेडी राजी है, यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करेंगे तो आप लिख देंगे कि मेरी सुपरवाइजर से बात हो गई है, मैं इसके साथ काम करूंगा, आपको एक एज होता है। पर अगर नहीं भी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिरे से अप्लाई ही नहीं कर सकते। यू आर स्टिल एलिजिबल, आप वैसे कम्पीट करेंगे जैसे बाकी स्टूडेंट्स कर रहे हैं। और ये जो सुपरवाइजर होते हैं ये स्टूडेंट लेने के लिए भी इनका कोई क्राइटेरिया होता है? लाइक ऑब्वियसली वो एक प्रोजेक्ट पे रिसर्च कर रहे होते हैं तो जी। उनको साथ में कह लें कि को वर्कर्स सॉर्ट ऑफ चाहिए जी, होते हैं, तो वो जो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं पीएचडी के लिए तो उनको साथ में अटैच कर लेते हैं, जी। उनका भी फायदा होता है, बच्चे की जी। रिसर्च हो जाती है। तो उनकी क्या, उनके लिए क्या अट्रैक्शन होती है कि स्टूडेंट में क्या होना चाहिए? जी, इस हवाले से मैंने अपने, हमारे प्रोफेसर हैं बायोलॉजी के हमारी यूनिवर्सिटी में, उनसे मैंने डिस्कस किया अपनी सीवीज और सारी चीजें उन्हें दिखाई। सही। वो कहते हैं कि हम ना दो चीजें देखते हैं। पहला जो हमारा फोकस होता है वो ये होता है कि अगर हम स्टूडेंट को हायर कर लें, ये काम पूरा करेगा विद इन ड्यूरेशन, क्योंकि पीएचडी जो है वो एक चैलेंज है। यानी एक ब्रॉड उस पे कैनवस पे आप काम कर रहे होते हैं, इस पे आप थक भी जाते हैं, फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, नई चीजें सीखनी पड़ती हैं। तो पहली बात यह है कि रेसिलियंस होनी चाहिए, और दूसरी बात यह कि रेलिवेंट स्किल्स होनी चाहिए। अब यानी एक स्टूडेंट है वो अगर अप्लाई कर रहा है यानी एचआर से रिलेटेड फील्ड्स में, ठीक है, और उसने एचआर से रिलेटेड कोई भी यानी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बाज़-औक़ात एग्जाम होते हैं, बाज़-औक़ात फील्ड का एक्सपीरियंस होता है, अगर वो उसे नहीं है या उसका बैकग्राउंड उस तरह मैच नहीं कर रहा तो उसे नहीं रखेंगे। जैसे आप माइक्रोबायोलॉजी आपने पढ़ी हुई है, तो अगर वो यानी वो कह लें कि लैब में काम करने के का अगर एक्सपीरियंस नहीं, जैसे पाकिस्तान की ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में मुझे नहीं लगता कि लैब का उस तरह से जो जदीद इक्विपमेंट्स हैं वो स्टूडेंट को यूज करना आते हों, ये चीजें। तो हमारे यहाँ वो जो इक्विपमेंट्स, मैंने माइक्रोबायोलॉजी के मास्टर्स जो पाकिस्तान में किया तो वहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे थे जो कि हमें पंजाब यूनिवर्सिटी की लैब में अपने बलबूते पे जाके देखने या थोड़े बहुत उनको एक्सपोजर लेने का मौका मिलता था। वहाँ यूनिवर्सिटी जो है वो उनके पास नहीं थे। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से मैंने मास्टर्स किया था, तो हालांकि वो अच्छी यूनिवर्सिटी कंसिडर होती है प्राइवेट सेक्टर की, लेकिन वहाँ भी इतने इक्विपमेंट्स और इतना तो वो नहीं होता। सही कह रहे हैं आप जी। तो वो अगर वो कह लें कि रेलिवेंट एक्सपीरियंस नहीं है तो सुपरवाइजर के लिए काइंड ऑफ डिफिकल्ट है स्टूडेंट को हायर करना, कि इस बंदे ने काम ही नहीं किया। यानी अब SPSS एक सॉफ्टवेयर है साइकोलॉजी से रिलेटेड, तो जब भी रिसर्च करते हैं, डाटा एनालाइज करना होता है, हम SPSS यूज करते हैं। अब एक स्टूडेंट जिसने बैचलर में SPSS यूज नहीं किया, JASP या रेलिवेंट कोई भी सॉफ्टवेयर, तो उससे PhD के लिए तो उसने बहुत बड़े डेटा सेट पे काम करना है, तो उससे कैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है अगर उसने छोटे लेवल पे काम नहीं किया हो। तो इस सूरत में है कि अगर यूनिवर्सिटी में आपने वो स्किल नहीं भी सीखी तो आप अपने तौर पे यूट्यूब से या जैसे कोर्सेरा का बताया और वेबसाइट से वो आप स्किल सीखे रेलिवेंट, और उसके बाद जो है अपना वो एक काइंड ऑफ पोर्टफोलियो बना ले अपने शौक से। पाकिस्तान में ज़रूरी नहीं है कि यूनिवर्सिटी की लैब यूज़ करें माइक्रोबायोलॉजी के लिए, यानी अगर आप वायरोलॉजी या पैरासाइटोलॉजी या इससे रेलिवेंट फील्ड्स में है तो जो ये लेबोरेटरीज टेस्ट करते हैं मेडिकल वाले, इनके पास माइक्रोस्कोप है, इनके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट है, तो आप मतलब वहां जाके इन्हें यूज करें, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लें, तो काइंड ऑफ कंपनसेट करें। जहां आप लैग कर रहे हैं प्रोजेक्ट को देखें उस पे क्या चाहिए, और फिर जहां आप लैग कर रहे हैं उसे आप कंपनसेट करके फिर आप अप्लाई करें, स्किल्स पे काम करें, अपने स्किल्स इंप्रूव करें। बिल्कुल सही, ठीक हो गया। चलें, थैंक यू सो मच। आई थिंक के काफ़ी डिटेल से हमजा ने जो है वो इस टॉपिक को कवर कर दिया है, और मज़ीद भी और कोई क्वेश्चंस होंगे, कोई सवालात हैं तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता दें, और उनका जो है हम रिप्लाई इंशाल्लाह आपको कर देंगे। थैंक यू सो मच हमजा। बहुत शुक्रिया।